Start with the second chapter, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, right? And this particular chapter written by Anis Jung. It is divided into two different stories. Though the stories, it is not like a story, but it is about the people whom she had met, not as a direct interview, but she had observed them. And what conclusion she came is that both of these children, जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एक का नाम था साहिब आलम, who was from Simapuri, and the second one Mukesh, who was born into the family of bangle makers in Firozabad. और इन दोनों में जो चीज कॉमन थी वो था both of them were child laborers. साहिब आलम, a rag picker, and Mukesh, born to the family of bangle makers, right? Now, the first excerpt that we read it is about साहेब आलम. साहेब आलम से हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, वैसे नेम आता है कि व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम, दैट इज साहेब ए आलम, यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑन द कंट्ररी ही इज अ रैक पिकर. बट साहिब आलम जो है, ही इज अ रेफ्यूजी एंड ही लिव्स इन सीमापुरी. उसका जो घर था वो सीमापुरी के अंदर था. ही वॉज अ रैग पिकर, नॉट बाय बर्थ बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वॉज ही अ रैग पिकर बाय बर्थ, क्योंकि मुकेश जो है ही इज अ बैंगल मेकर बिकॉज ही इज बॉर्न टू दैट पर्टिकुलर कास्ट. लेकिन ये रैग पिकर बना है due to his circumstances. And what were the circumstances? The circumstances were that they had to take refuge in India during the Bangladesh crisis, and they were here. Now, इन द इनिशियल, जब हमारा पेपर जो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ही इज अ रैग पिकर, बट ही इज फ्री. वो जो है बिल्कुल फ्री है. मॉर्निंग में उठता है, आराम से अपने रैग पिकर के बैग को उठाता है, एंड देन ही गोज हेयर एंड देयर, टेकिंग आउट द रैक्स विद हिम. बट ही डजंट गो टू एनी स्कूल. वो कोई स्कूल नहीं जाता. अब एक बार जो है, ऑथर उससे पूछती है कि इफ ही इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल, एंड हिज आंसर इज अफर्मेटिव. ही वांट्स टू गो टू स्कूल, बट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड. उसके घर के आसपास में कोई स्कूल नहीं जहां उसका दाखिला हो जाए. देयरफॉर जो अनीस जंग है, वो उससे जस्ट टू टेक his opinion whether he was doing this work out of curiosity, out of मतलब कि restraint, अपनी मजबूरी की वजह से कर रहा था, और he did not like to go to school. वो इसलिए पूछना चाहती थी. और जो साहिब था, he told in affirmation that he wanted to go to school. अब नरेटर ने उससे पूछा, एंड शी आस्क्ड इफ शी बिल्ड्स अ स्कूल, will he be able to join it? And Sahib Alam was very happy. The reason he actually wanted to, तो यहाँ पर वो जो नरेटर है वो ये कहना चाहती है that not everyone is the one who is disinterested in studies. There might be one person who is actually interested, लेकिन उनको जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती.
ऑन द अदर हैंड साहेब और उसके जो फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोक्यूर अ स्लीपर। उनके पास अ पेयर ऑफ स्लीपर्स भी नहीं है। लेकिन वो ये बात को जो है, दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर पुअर, दे जस्ट इवेट बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। जब उनसे अनीस जंग पूछती है तो वो उसको इवेट करते हैं बाय गिविंग एक्सक्यूजेस लाइक दे डोंट हैव द ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग द चप्पल्स, और हिज मदर हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग इट डाउन। ऐसे करके दे गिव द एक्सक्यूजेस, एंड व्हाई दीज एक्सक्यूजेस? बिकॉज दे वर एम्बैरेस्ड टू टेल द ट्रुथ that they were extremely poor. They could not even afford a pair of slippers. उनके पास जो है चप्पलों का जोड़ा भी नहीं है। Now, then the author describes about सीमापुरी। Now, सीमापुरी आप लोगों को सबको पता है, सीमापुरी is in the very periphery of दिल्ली, मतलब वो दिल्ली का ही एक हिस्सा है। It is part of Delhi, yet you cannot find all those amenities which actually Delhi should have. Delhi is the center, Delhi is the capital of our India, और सीमापुरी जो है that is poorly built, poorly unplanned area. दिस एरिया इज अ हब फॉर ऑल द रेफ्यूजीज। ये जो है वो जो रेफ्यूजीज वहां से आए थे, दोज हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, इट इज अ refuge for them. They have been living over there for years. They have the ration card, they have the identity which can provide them food, which can provide them just the identity that they are living there, but उसके अलावा they don't have any citizenship rights. जैसे हम लोग अगर अपनी बात करते हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न एंड वी आर, हम लोग जो है इंडिजीनियस, हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। लेकिन वो जो राइट्स हैं वो उनके पास नहीं है। उनके पास वो जो कार्ड है उससे उनको खाना मिल जाता है। दे आर एबल टू प्रोक्यूर सम फूड बाय स्क्राउंजिंग द गार्बेज। गार्बेज इकट्ठा करके उनके पास कुछ पैसा मिल जाता है, वही उनके लिए दैट इज इनफ, और वो लोग उसी से खुश हैं। Now, the next question from this particular excerpt is that while scrounging the garbage, while collecting the garbage, sometimes the children find some 10 rupee note, 1 rupee coin, some kind of toy, something which they feel it is useful. But for the elders, it is a matter of their survival. Why? Because उनको वो garbage को इकट्ठा करके they have to give to the MCD vans through which they earn the money. So for elders, it is a matter of earning livelihood, and for the children, it is something very. It is full of wonder. Because they, even though they help their parents, लेकिन कभी कभी जो है कूड़े के अंदर उनको खिलौने मिल जाते हैं, कुछ भी जो हम लोगों ने फेंके होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। सो देर आर टू डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ गार्बेज। ये पेपर में आता है क्लास 12, एंड इट ऑल्सो सेज गार्बेज इज गोल्ड टू देम। ये वाला जो है इट कम्स इन दिस वे, गार्बेज इज गोल्ड टू देम। यहाँ पर जो गोल्ड है, दिस इज द मेटाफॉर दैट इट इज द वे दे आर एबल टू सर्वाइव। जो गार्बेज यहाँ पर उन्होंने यूज किया है एज अ मेटाफॉर, इट इज जस्ट टू टेल दैट इट इज द मोड ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, but for the children it is something which is wrapped in wonder. So what are the different connotations of garbage? मतलब पेपर में आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। तो different connotation is, for the elders it is mode of survival, and for the children it is just a wonder. तो सीमापुरी में रहते हुए, गार्बेज को कलेक्ट करते हुए, वहां के जो एल्डर्स हैं, दे आर
satisfied, बिकॉज उनका कहना है कि जहां पर वो पहले रहते थे दे डिड नॉट इवन गेट द फूड, यहाँ पर कम से कम उनको 2 वक्त का खाना मिलता है, उसके अलावा दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी। नाउ मूविंग फर्दर, जो अनीस जंग है वो अलग अलग जगहों के बारे में शी ड्रॉज अ पैरलिज्म, लाइक यहाँ पर बच्चों के पास जो है स्लीपर्स नहीं है, दे डोंट गो टू द स्कूल, दे डोंट इवन हैव द फैसिलिटी ऑफ एनी स्पोर्ट्स। एक दिन वो देखती है कि जो साहिब है ही वॉज वियरिंग अ स्पोर्ट्स शू, लेकिन वो जो था एक तरफ से फटा हुआ था, लेकिन उसको जो है ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। वाई? बिकॉज उसके लिए तो दैट वॉज ऑल्सो समथिंग वेरी प्रीशियस, उसके लिए वो भी बहुत प्रीशियस था। एंड शी ऑल्सो रिमेम्बर्स वाइल स्पीकिंग अबाउट ऑल दीज, वो रिमेम्बर करती है कि देर आर एरियाज लाइक उडुपी, उडुपी इज अ वेरी फेमस प्लेस इन कर्नाटका, वहां पर बच्चे जो प्रीस्ट के बच्चे थे, मतलब जो प्रीस्ट, यहाँ पर उसने प्रीस्ट को इसलिए लिया है कि जो बच्चों ने जो स्कूल गए थे, जिन्होंने शायद भगवान से मांगा था कि उनको जो है जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, उनकी जो दुआ थी वो पूरी हो गई थी। वाई? बिकॉज दे हैड गॉन फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन कुड हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। लेकिन ये बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, इनके ड्रीम्स जो है दे रिमेन अ ड्रीम, अ मिराज। वो यहाँ पर ये चीज को बताना चाहती। नाउ मूविंग फर्दर शी सीज दैट एक दिन जो साहिब है ही वॉज वर्किंग फॉर अ टी स्टॉल, वो जो है एक टी स्टॉल में काम कर रहा था, एंड ही वॉज कैरिंग अ केटल, उसके हाथ में जो है एक कनिस्तर था, कनिस्तर मतलब वो जो केटल था वो था उसके हाथ में। लेकिन साहिब जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, ही वॉज अनहैप्पी। एंड वाई ही वॉज अनहैप्पी? बिकॉज दो ही वॉज अर्निंग 800 रुपीज, दो ही वॉज गेटिंग फुल मील्स, उसको खाना मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, ही कुड सपोर्ट हिज फैमिली, बट उसकी जो खुद की जो फ्रीडम थी, एक बच्चे को जो फ्रीडम चाहिए होता है, दैट वॉज कंप्लीटली स्टोलन। In fact, now he had become, you can say in another word, a proper child labor। पहले तो वो अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा था, बट नाउ ही वॉज अ प्रॉपर चाइल्ड लेबर। ही वॉज वर्किंग फॉर अ टी स्टॉल ओनर, दो ही गॉट द फूड, ही गॉट मनी, ही कुड सपोर्ट हिज फैमिली, येट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। और तभी आपके पेपर में आता है कि साहिब को जो है, साहिब जो है ही फेल्ट हिज स्टील कनेस्टर हेवियर देन हिज रैक पिकिंग बैग, ये इसीलिए आता है। दैट इज बिकॉज नाउ ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, जो एक केयर फ्री उसके पास था वो टाइम भी उसका चला। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर excerpt you can get what is the irony in Sahib Alam's name. सीमापुरी is in the periphery of Delhi yet it is far away वाला। गार्बेज के जो आपके दो connotations हैं वो आपके आ सकता है, मतलब these are the important questions which have been repeatedly coming in the exams. Now let us move further to Mukesh. मुकेश जो है ही इज बॉर्न इनटू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकिंग, और वो जो है एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है। साहिब आलम जो है ही वॉज कन्फाइंड ड्यू टू हिज रेफ्यूजी स्टेटस, whereas मुकेश जो है इट इज मोर ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट। वो जिस कास्ट को बिलोंग करता था, द अंडर प्रिविलेज कास्ट, उनका काम था बैंगल मेकिंग बनाना। एंड मुकेश और मुकेश के जैसे कई बच्चे जो हैं दे आर इंडल्ज इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। नाउ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल हम यहाँ पर बैंगल मेकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। उनका काम है ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग, एंड लैक्स ऑफ पीपल लाइक मुकेश आर इंडल्ज इन बैंगल मेकिंग। लेकिन जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है इट इज इटसेल्फ अ वेरी हजार्डस इंडस्ट्री। 2 मार्क में पहले भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है,
List the hazards caused due to the bangle making industry. Why? पहला, while the bangle making is there, they have to sit in the dark areas. उनको जो है डार्क एरियाज में बैठना पड़ता है, और उससे क्या होता है, सडन एक्सपोजर टू द सनलाइट और लाइट की वजह से दे मे लूज देयर आई साइट. सेकेंडली, दे हैव टू वर्क अंडर द फर्नेसेस, उनको भट्टी में काम करना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी आई साइट्स में भी प्रॉब्लम आती है, एंड दे ऑल्सो हैव द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अदर मतलब की जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है वो भी होता है. थर्ड, जो बैंगल्स होते हैं दे आर मेड विद द स्क्रैप्स ऑफ आपके जो शीशे होते हैं उनसे, मिरर्स, सो दैट इफ दे आर इनहेलिंग या वो उनकी आंखों में चला जाता है तो वंस अगेन इट इज हैजार्डस फॉर देयर बॉडी, और इसकी वजह से दे आर पोस्ट टूवर्ड्स मेनी हजार्ड्स. लेकिन मुकेश और मुकेश के जैसे लाखों बच्चे जो हैं, उनकी किसी की आंखें चली जाती हैं तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, दे हैव मतलब कि यू कैन फाइंड द केसेस ऑफ कैंसर. कई ऐसे प्रॉब्लम जो है इन एरियाज में आती है. अब मुकेश जो है वो इस नरेटर को अपने घर लेकर जाता है, एंड वो एक चीज देखती है कि दोनों तरफ द हाउसेज आर वेरी नैरो, सॉरी द स्ट्रीट इज वेरी नैरो, और दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं दे आर नॉट पक्का हाउसेस, दे आर ऑल डायलेप्टेड, टूटे फूटे हैं, किसी का दरवाजा टूटा है, कोई मतलब कि किसी में सीमेंट नहीं लगा हुआ है, दे आर ऑल हाफ मेड एंड नॉट लाइक प्रॉपर घर. जब वो उनके घर पहुंचती है तो उसके जो फादर होते हैं ही इज वेरी सेटिस्फाइड कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट उनको जो एक स्किल आता था, जो वो स्किल क्या था, बैंगल मेकिंग, उस स्किल को उन्होंने अपने बच्चे को सिखा दिया है, एंड दैट द ट्रेडिशन इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और उनके घर में एक बूढ़ी औरत होती है, वो जो है वो उनको बताती है कि दे हैव नेवर हैड अ प्रॉपर फुल मील, उन्होंने कभी पूरी तरीके से खाना नहीं खाया है, येट दे आर नॉट कंप्लेनिंग. सिमिलरली दे ऑल्सो टेल वो ये भी बताते हैं कि उनके यहाँ पर जो है, जो उनके घर में जो उनके ग्रैंडफादर फादर उनकी आंखें चली गई हैं, वो कहते हैं वो उनका कर्म है, इट इज हिज डेस्टिनी. मतलब दे आर नॉट सॉरी, दे आर नॉट फीलिंग दैट कि दिस इज बिकॉज ऑफ द हैजार्ड्स ऑफ बैंगल मेकिंग, बट उनको ऐसा लगता है कि वो तो उनकी डेस्टिनी है, इट इज इज कर्मा, इसकी वजह से उनकी आंखें गई हैं. सो दे आर नॉट कंप्लेनिंग, इनफैक्ट दे आर वेरी ग्रेट, मतलब कि ग्रेटिट्यूड है उनके अंदर कि वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है दे आर एबल टू कंटिन्यू. नाउ मुकेश जो है ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसका जो ट्रेडिशन है वो उसको अलाउ नहीं करता है. जब अनीस जंग उनसे पूछती है कि हाउ ही कैन बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो वो बताता है कि ही हैज टू वॉक फ्रॉम दिस एरिया फॉर फॉर विच ही इज रेडी, वो जाने के लिए भी रेडी है, लेकिन देन he is bound by his tradition, by his family. नेक्स्ट वो उससे पूछती है कि why don't they form themselves into cooperatives, क्योंकि कई जगहों पर जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में काफी अच्छे से चलती है. तो वो बताता है कि उन लोगों को जो है इस तरीके का कुछ भी नहीं आता, बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रेन इन दैट वे. उनकी जो फैमिली है, उनके जो एल्डर्स हैं, दे हैव बीन लैमेंटिंग फॉर एवरीथिंग, वो लोग इसी बात को शिकायत लगाते रहे हैं, एंड दे हैव ही हैज आल्सो लर्न द सेम, उनके बच्चे जो हैं दे हैव आल्सो लर्न द सेम, जो वो बोलते हैं उसी चीज को दे आर जस्ट कैरिंग. बैंगल मेकिंग अगर वैसे देखा जाए तो इट इज क्वाइट प्रॉफिटेबल, बट वहां पर क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू सेल इट डायरेक्टली. वहां पर दे हैव द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग क्या करते हैं, ये जो है दे एंटर इनटू द बिजनेस, इन लोगों से वो खरीद लेते हैं, देन दे सेल इट इन द ओपन मार्केट. इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है कि दे कैन डायरेक्टली एक्सेस टू द ओपन मार्केट. सो दैट इज वाई इनको जितना थोड़ा बहुत पैसा मिलता है वही इनके लिए इनकम होता है.
एंड इफ दे कंप्लेन देन द पुलिस जो है वो इनको ही उल्टा मारती है, इन्हीं को उल्टा पकड़कर जेल में डाल देती है, एंड दे आर टॉर्चर्ड. So that is why, due to the fear, they don't want to form into any cooperatives and they don't have the leadership quality also. So जो उनको ट्रेडिशनली उनको जो है जनरेशन में मिला है, दे आर जस्ट कैरिंग आउट दिस. इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके जो है आ सकता है कि अगर दिस वाज देयर इन सम ऑफ द सैंपल पेपर ओनली, कि अगर यहाँ पर इंडिगो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इंडिगो से अगर यहाँ पर जो है गांधी जी आते हैं, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते. तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पर आपका जो है आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. दैट गांधी जी वुड हैव गिवन देम द करेज, उनको जो है वो मोटिवेट करते टू स्टैंड अगेंस्ट दीज मिडिल मैन पॉलिटिशियंस, दीज पुलिस, ये जो मतलब कि उनको टॉर्चर करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने की उनको हिम्मत देती. And once they find that voice, then definitely they would be able to form cooperatives. They would be able to voice their concerns, जो अभी तक नहीं हुआ है. और इसीलिए दे आर सराउंडेड बाय अ विशियस सर्कल, मतलब वो एक ऐसे सर्कल से घिरे हुए हैं जो उनको दिखाई नहीं देता है, बट दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट. यहाँ पर जो अनीस जंग है, शी टेल्स दैट देयर इज टू डिफरेंट वर्ल्ड. एक वो अमीर लोग जो कि एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग जो लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं, एंड येट दे डोंट हैव एनी, आगे जाकर जो है दे डोंट हैव एनी आइडिया दैट हाउ दे आर गोइंग टू, देयर विल बी नो डे लाइट फॉर देम. शायद इनके लिए कोई डे लाइट कभी रहेगा ही नहीं. फिर जैसे उसने साहेब आलम से पूछा, वो इनसे भी पूछती है कि इज ही विलिंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन. मुकेश यहाँ पर अपना जो सर है वो नीचे झुका लेता है, एंड ही जस्ट मेकिंग अ पैटर्न ऑन द सॉइल. ये पेपर में आया है. व्हाई, व्हाट वाज दैट इमोशन? सो ही वाज एम्बैरेस्ड. ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुकेश के लिए नहीं था. मुकेश बिलोंग टू एन एक्सट्रीम पुअर फैमिली, और उससे ये क्वेश्चन पूछना कि तुम पायलट बनोगे, ऐसा नहीं है कि वो पायलट नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपको परसेवरेंस चाहिए, शायद उनमें नहीं था. ऐसा नहीं है कि इन लोगों में से कोई कभी जो है दे डोंट बिकम अ पायलट, और ऐसा नहीं होता, बट स्टिल ही बिलोंग टू एन एक्सट्रीम पुअर फैमिली, और उसके लिए दैट वाज अ मैटर ऑफ एम्बैरसमेंट. एंड दैट इज वाई उसकी जो आंखें थी वो नीचे थी, एंड ही वॉज मेकिंग द पैटर्न. एंड देयरफॉर, और वो जवाब देता है दैट ही वॉज हैप्पी टू ड्राइव अ कार, क्योंकि यहाँ फिरोजाबाद में ड्राइव मतलब कार बहुत सारे आते हैं, एंड ही वुड बी हैप्पी इवन इफ ही बिकम्स अ मोटर मैकेनिक. सो दीज टू स्टोरीज जो हैं वो ये बताती हैं दैट देर इज अ lack of concern by the authorities, the police, the governments. जैसे पहले वाला जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, दैट इज ऑफ साहेब आलम, उसके अंदर दे हैव बीन प्रोवाइडेड द राशन कार्ड, दे हैव बीन प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी, बट उसके अलावा आर देयर एनी एमिनिटीज? वहां उस एरिया के अंदर देर इज नो सैनिटेशन, दे आर लिविंग अंडर पुअर सैनिटेशन कंडीशन. घर के अंदर टीवी या फ्रिज होने से सैनिटेशन नहीं आता ना. देर इज नो सीवर कनेक्शन, देर इज नो वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर जो है, स्कूल्स नहीं है, देर इज नो प्रॉपर सिस्टम. तो दैट शोज कि ओनली प्रोवाइडिंग अ राशन कार्ड और आइडेंटिटी डज नॉट गिव देम, मतलब कि वो जो है दे कैन इवेड या एल्यूड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन मुकेश केस हम लोग वैसे तो बोलते हैं चाइल्ड लेबर हैज बीन बैंड मुकेश के केस में, लेकिन अगर हम फिरोजाबाद में जाते हैं तो देर आर लैक्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर. देन दे आर ऑल्सो वर्किंग इन hazardous industries like bangle makers. So what the government has done, then these people are not allowed to form the cooperatives. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? There is no one who can take up their
प्रॉब्लम्स, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको. तो दिस शोज दैट देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न बाय द अथॉरिटीज. तो दैट इज द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, वो है आपका जस्टिफाई द टाइटल. एंड द टाइटल इज लॉस्ट स्प्रिंग, दैट इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो why it is said stolen childhood? Because this is the age when a child learns to enjoy. This is the time when a child has to be carefree. But वो जो time है, they are spending in earning money, in supporting their family. They are becoming mature before their age. And definitely क्या होता है, it is not only about this. दिस इज ऑल्सो कि जब आप बचपन से काम कर रहे हो तो आपके अंदर गुस्सा भी भर जाता है, आपके अंदर जो है इरिटेशन आती है. समटाइम्स व्हेन दीज पीपल डोंट गेट एनीथिंग दे मे इवन रिजॉर्ट टू क्राइम. तो चाइल्डहुड को हमें चाइल्डहुड के जैसे जीना देना चाहिए. इंस्टेड ऑफ पुटिंग द बैग्स ऑफ बुक्स ऑन देयर शोल्डर्स, हम उनके जो मतलब कि कंधे हैं उसके ऊपर हमने गार्बेज के बैग और बैंगल मेकिंग का बैग डाल दिया. So that is why the title is Stories of Stolen Childhood, that is Lost Spring. The time when a child has to blossom, that time has been lost. Right? So these are the two stories from this particular chapter, that is Lost Spring. The poem which we are going to revise today is Keeping Quiet. As you can see on your screen, keeping quiet यानी कि चुप रहना. दिस इज अ कॉल बाय पैब्लो नेरूडा. अगर हम इस पोयम को हम बोलते हैं तो दिस इज कॉल फॉर अ मोमेंट. एंड व्हाट इज द मोमेंट? इट इज ऑफ स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन. यानी कि हमें चुप रहना है और हमें अपने रिफ्लेक्शन को देखना. देयर आर टू थिंग्स. The first theme which is there is self introspection. Self introspection मतलब खुद से पूछना. Ask yourself how you are responsible. And the second one is retrospection. Now what is the meaning of retro? Retro का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं रेट्रो. अगर आप लोग फिल्टर्स लगाते हो तो रेट्रो वाला फिल्टर आता है. रेट्रो सॉन्ग्स होते हैं यानी कि पुराना, ओल्ड. In another word, going back to the past activities and see what the mistakes have been done. पीछे जाकर देखना कि what has been done. So that means there are two themes. One is self introspection, हमसे क्या गलती हुई, और पीछे देखना कि क्या हुआ है, what has happened. तो in this chapter he is urging, हम लोगों से वो अर्ज कर रहा है humans को to pause their activities and embrace the silence. The poem starts with the word, now we will count to 12. In the very beginning, we will, that is alliteration, पहले he is inviting all the readers. याद रखिएगा, he is inviting. The word आपका जो आ रहा है, we will. This is, he is calling all of us, every human. And he says, let us count up to 12. Now, why does he use the word 12? उसने जो है
12 को क्यों यूज किया है? वाई नॉट 1, वाई नॉट 2, वाई नॉट 3, वाई नॉट 4 और 6? क्यों नहीं यूज किया है? दिस इज बिकॉज 12 इज अ यूनिवर्सल नंबर। हमारा जो 12 है वो यूनिवर्सल नंबर है। यूनिवर्सल मीन्स वी आर यूजिंग इट फॉर मंथ्स, वी आर यूजिंग इट फॉर द zodiac signs, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द टाइम। और इसीलिए उसने 12 को सिंबल लिया है। और यहां पर जो 12 है, दिस इज अ सिंबल, राइट? ही सेज दैट फॉर अ मोमेंट हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वी वुड जस्ट एम्ब्रेस साइलेंस, we would not be doing any kind of actions, and the activities pertain to your movement of your hands or movement of your language, यानी कि हम किसी भी तरीके से कोई हार्म किसी को नहीं करेंगे, not to each other, neither to the mother earth, not to the mother earth। फिर वो कहता है that that movement जो है, that would be very beautiful, exotic। काफी बार पेपर में आता है कि he calls that movement as exotic। Why he calls it as exotic? Because we humans are more familiar with noise। हमें शोर की इतनी आदत है कि जब हम लोग खामोश रहेंगे ना, that would be a very strange kind of thing। वो कहता है जब हम लोग एक साथ रहेंगे, we would be all together in a sudden strangeness, because we are familiar with noises, we are not familiar with peace। हम लोग नॉइस में इतना खो गए हैं कि तो हम पीस का मतलब ही समझ नहीं पाते हैं। देन ही सेज, जब ऐसा होगा तो जो फिशरमैन है, दे विल नॉट बी हार्मिंग एनी काइंड ऑफ फिश। यहाँ पर कोल्ड सी है ना, दिस इज ऑल्सो व्हाट वी से एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। And what it means is कि it is not only the fishermen who are harming the fish, it is also about the exploitation। It is also about the exploitation। जो exploitation हम लोग करते हैं on the nature, ये उसको भी रेफर करता है। That is why it is used as cold sea। तो कहता है ना, फिशरमैन जो है, दे वुड नॉट हार्म द फिश, देन दे वुड नॉट बी hunting the whales, and the man who is gathering the salt, he would look into his hurt hands। मतलब वो देखेगा कि वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, वो रेट्रोस्पेक्ट करेगा कि उसने कितना खुद को नुकसान किया है। सो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, वी वुड बी हैविंग द आंसर्स टू अवर क्वेश्चंस कि इतने साल हम लोग चलते चलते, मूव करते करते, इंजन्स रश के अंदर, what we have done is we have done harm to ourselves। Then he says there are people, there are people who advocate war। तो देयर वुड बी नो वॉर, वहां पर जो है कोई वॉर नहीं होगा। और ये जो वॉर है उसको उसने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। द वेपन्स, द बायोलॉजिकल वॉर, डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हेन वी आर हार्मिंग द अर्थ, वो भी एक वॉर है। when we are using the weapons, वो भी एक war है। So he has described it in different ways, that is war with gas, that is pollution, war with fire, and there would be victories। Maybe we are able to succeed each other, but maybe there is no survivor। And then we would again understand that if we are quiet, we are spreading brotherhood। अगर हम वॉर करते हैं तो हम एक दूसरे को नुकसान करते हैं, बट इंस्टेड वी वुड बी कनेक्टिंग विथ ईच अदर। इन द नेक्स्ट he says that he is not emphasizing any death, he is not advocating death। वो डेथ नहीं कह रहा है, he is not saying that it is death। the pause is not about death or inactivity। वो कह रहा है we need to live our life more
meaningful. And he says, man is so single minded. वी आर सो सिंगल माइंडेड. हम सिंगल माइंडेड क्या होता है? जब आप यू आर मूविंग ऑन द समवेयर और आप देखोगे कि देयर इज ओनली वन वे ट्रैफिक, एक तरफ ट्रैफिक है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, दैट मींस यू हैव टू ओनली गो. तो हम एक ही तरफ चल रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द हार्म दैट वी आर डूइंग टू अदर्स एंड व्हाट आर द हार्म दैट वुड कम बैक टू अस. So the man is not able to understand that it is not the others, but it is we ourselves who are threatened by death. धीरे धीरे ये जो नुकसान है ये हमें ही होगा. हमारी जो एक्टिविटीज हैं, when we look back, when we retrospect, it is that कि we are going to harm ourselves. It's not we are harming. हम ये नहीं बोल सकते हमने पेड़ काटकर कितना बड़ा काम किया. जब पेड़ नहीं होंगे तो सांस लेने में दिक्कत हमें ही होगी. तो वो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं. तो शायद ये जो एक मतलब की मूवमेंट है, दैट इज फ्रॉम 12 to 12, शायद हमको ये चीज एहसास दिलवाएगी. दैट मे मेक अस अवेयर. देन इन द लास्ट ही सेज, perhaps the earth may teach us. Here he is personifying earth like a teacher, that the earth may teach us. मतलब हम earth से जो है we can take the example that the phenomena of life is never ending. लाइफ, डेथ, लाइफ, ये फिनोमिना चलता ही रहता है. लाइक आफ्टर नाइट इट इज डे. वन season changes, another one comes. When there is complete silence on the soil, then the plants grow. तो ये जो फिनोमिना है ना, दैट मे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो लाइफ है, इफ देयर इज स्टिलनेस, बट स्टिलनेस के बाद देयर इज लाइफ. एंड वी मे अंडरस्टैंड दिस लाइफ साइकिल, और शायद हम लोग जो है अपनी इस गलतियों को सुधार लें. एंड देन इन द एंड ही सेज दैट नाउ आई विल गो. नाउ व्हाई ही हैज से, आगे तो उसने वी बोला था क्योंकि तब उसने इनवाइट किया था हमें उसकी जो मतलब की जो वॉट एवर ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, टू शेयर दैट. बट इन द एंड ही सेज आई, because he wants that the people should retrospect, they should introspect. In the meanwhile, he would preach it to others. In this poem, you have many poetic devices. Mainly, you have alliteration like his, hurt, hands, strange, silence, we, will, war with gas, war with fires. They are all the examples of alliteration. Then you have anaphora, that is the beginning के अंदर जो है, when we are using the words again and again, and letters ये जो है आपके यूज हुआ है. So there is anaphora. Then we have imagery, यानी कि when he is creating this fisherman in the cold sea, he is trying to create an image, and also cold sea is transferred epithet. Symbolism, 12, the number 12 जो है, it is for the hours, it is for the months, it is for the zodiac signs, that is a symbol. And clean clothes, even though it is also alliteration, but clean clothes is also a symbol for purity. It is also the symbol for purity.
Contrast war, stillness. War, stillness. Then we have enjambment that is there in most of the areas. But without there is no comma, there is no punctuation mark. And metaphor. When everything seems to be dead, it proves to be alive. And earth जो है, it is personification. The earth has been personified like a teacher. The tone of the writer or the poet is contemplative. He's trying to urge for peace. He's trying to urge us for introspection. So that is the poem Keeping Quiet. इस poem से the poetic devices are important. Then the overall theme, that is introspection as well as retrospection. And in your in exams also you must have seen जो क्वेश्चन आता है कि वी विल करके उसने क्यों आंसर दिया है, बिकॉज ही इज इनवाइटिंग द people to involve in his views. These are some of the important topics. Then if we talk about the theme, it is peace. This is about calling for peace. It is about people who are now indulged only in one way traffic. यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. Nobody is now trying to think what is happening to others, what is happening to the mother earth. उसके लिए he wants us, all of us, to pause for some time and understand that life is always going on. उसने कहा ना लाइफ इज ऑल, मतलब लाइफ तो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं होगा. बट अगर हम लाइफ को मीनिंगफुल लेते हैं then it makes sense. So he is not advocating death, but a meaningful life. So that is all in the poem Keeping Quiet. With this, 2 poems and 2 chapters are now revised for your final exams.